अरे सीमा, चाय बना दो, बहुत सिर दर्द हो रहा है। राजीव ने अपनी पत्नी सीमा से कहा। चाय तो मैंने बनने को रख दी है। आपका सिर दर्द हो रहा है, लाओ मैं दबा देती हूँ। जैसे ही सीमा हाथ बढ़ाते हुए राजीव का सिर दबाने को हुई, वैसे ही राजीव दूर हट गया। अरे नहीं नहीं, इतना भी दर्द नहीं है कि दबाने ही आ जाओ। जाओ रसोई में दूसरे काम देखो। राजीव की बातों और हरकतों से सीमा चिढ़ गई। चिढ़ना भी लाजमी था। आखिर सिर दबाकर गलत क्या कर रही है वो? पति की सेवा करना क्या पाप है? वैसे भी आजकल राजीव का व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। लेकिन सीमा पक्का तो नहीं कह सकती, क्योंकि पल भर में ही राजीव प्यार जताने लगते हैं, लेकिन कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। सकपकाती सीमा केवल जवाब में इतना ही कह सकी कि मेरे हाथों में कांटे नहीं लगे हैं जो आप इस तरह दूर छिटक रहे हैं। और कसम खाती हूँ, आइंदा आपने मुझसे कभी भी कहा ना सिर दबाने को तो देखना मैं क्या करती हूँ। और एक बात बताओ, रसोई के अलावा क्या मुझे कोई और काम नहीं है? अरे सीमा, तुम तो बुरा ही मान गई। मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो हल्की चाय की तलब वाला सिर दर्द था। खामखा तुम भी भड़क जाती हो। अच्छा, चाय से याद आया, तुम्हारी चाय कब बनेगी? ओह नो! भागती हुई सीमा किचन की ओर बढ़ गई। लो, उबलकर आधी हो गई। डबल मीठी हो गई है चाय। आपको दूं या फिर से बना कर दूं? तब तक राजीव भी किचन में आ चुका था। अच्छा एक काम करो, इसी में गर्म दूध डालकर दे दो, मुझे चलेगा। ठीक है, लीजिए, ले जाइए। पल भर पहले का गुस्सा उतार कर सीमा राजीव से पूछती है, प्याज के पकौड़े बनाऊं, खाओगे? अरे वाह, प्याज के पकौड़े तुम बनाओ और मैं ना खाऊं, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, जाइए, आप जाकर बैठिए, मैं बस 15 मिनट में बना कर लाती हूँ। आज संडे है। दोनों पति पत्नी मज़े से टीवी देखते हुए प्याज के पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। तभी सीमा का फ़ोन बज उठा। अरे कौन हो सकता है? मन ही मन बुदबुदाने लगी सीमा। अरे कौन हो सकता है तुम्हारी मायके वालों के अलावा? हेलो, हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? चहकते हुए सीमा अपने कमरे में चली गई। राजीव भी टीवी बंद करके अपने ऑफिस की कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स को समेटने लगा। सीमा को अपनी माँ से बात करते हुए आधा घंटा हो चुका था। तभी बेल बजने लगी पड़ोस की। दोनों फ्लैट जुड़े रहने के कारण उनके बेल की आवाज़ हमारे घर में लगभग आती थी। लेकिन यह क्या? बेल की आवाज़ सुनते ही फ़ोन काटते हुए सीमा लगभग दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई और फिर पर्दे की ओट कर बाहर झांकने लगी। अपने काम में व्यस्त राजीव को सीमा की यह हरकत बड़ी शर्मनाक लगी। यह क्या हरकत है तुम्हारी? बचकाने हरकतों से कब बाज आओगी? लेकिन सीमा चुप रहने का इशारा करने लगी। वह पहले भी कई बार सीमा को उसकी इसी आदत पर टोक चुका है, लेकिन वह अपनी आदत से बाज ही नहीं आती। जो ही आसपास के किसी के घर की घंटी बजती, सीमा के कान खड़े हो जाते। कौन किससे मिलजुल रहा है, किस पति पत्नी में कैसा बर्ताव चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी रखने का मानो सीमा ने ठेका ले रखा हो। राजीव ने कभी ऐसी मनोवृत्ति वाली पत्नी की कामना नहीं की थी। अपना दर्द किससे कहे वह? कभी प्रेम से, कभी तलखी से झड़कता जरूर है। क्या सीमा, तुम भी हमेशा पास पड़ोसियों के घरों की आहट लेने में लगी रहती हो? अपने घर में दिलचस्पी रखो जरा, ताकि घर घर जैसा लगे। राजीव की लाई बुक्स मेज पर पड़ी सीमा का मुंह ताकती रहती। सीमा अपनी आंखें ताक झांक में ही गड़ाए रखती, मगर आज तो राजीव सीमा की इस हरकत पर आग बबूला हो उठा और फिर पर्दा इतनी जोर से खींचा कि हैंडल सहित गिर गया। लो, अब ज़्यादा साफ नजर आएगा, राजीव गुस्से से बोला। सीमा अचकचा कर द्वार से हट गई। देखना तो दूर, वह तो अनुमान भी नहीं लगा पाई कि रेखा के घर कौन आया है और क्यों आया है। राजीव के क्रोध से कुछ सहमी जरूर, पर झेप मिटाने हेतु मुस्कुराने लगे। राजीव का मूड उखड़ चुका था। उसने अपने फाइल समेट कर अलमारी में रखे और तैयार होने लगा।
सीमा उसे तैयार होते देख चुप ना रह सकी। पूछा, अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने चलना है या नहीं? तुम तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा वक्त पर, कहकर राजीव कहाँ जा रहा है बताए बिना गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया। गुस्से से भरा कुछ देर तो राजीव यूं ही सड़क पर गाड़ी दौड़ाता रहा। वह मानता है कि थोड़ी बहुत ताक-झाक की आदत प्रत्येक व्यक्ति में होती है, पर सीमा ने तो हद कर रखी है। एक दो बार उसे ताना भी मारा कि इतनी मुस्तैदी से अगर किसी अखबार में न्यूज़ देती तो तरक्की पक्का पा जाती, लेकिन सीमा पर किसी शिक्षा का असर ही नहीं पड़ता था। पिछले हफ्ते की ही बात है, वह शाम को ऑफिस से काफ़ी देर से लौटा था। वह ज्यों ही घर में घुसा कि कुछ देर में ही सीमा का रिकॉर्ड शुरू हो गया। बच्चों को खाना खिलाकर सुला चुकी थी, उसके सामने भी खाना रख शुरू कर दिया राग। आजकल दीपक जी ऑफिस से 2 घंटे पहले ही घर आ जाते हैं। मेरा ध्यान तो काफ़ी पहले चला गया था इस बात पर। इधर उनकी माताजी प्रवचन सुनने गई और उधर से उनकी गाड़ी गेट से घुसती। उनकी दोनों लड़कियां तो स्कूल से सीधे कोचिंग चली जाती हैं और 7 बजे तक लौटती हैं। दीपक जी के घर में घुसते ही दरवाजे खिड़कियां बंद। अरे बाबा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरों के दरवाजे में, तुम पापड़ तल कर तो दे दो। राजीव की नाराजगी देख सीमा को चुप हो जाना पड़ा, वरना वह आगे भी बोलती। खाना खाकर राजीव टीवी देखने लगा। सीमा रसोई निपटाकर उसके पास आकर बैठी तो राजीव को बड़ा सुख कर लगा। छोटी सी गृहस्थी जोड़ ली है उसने। सीमा भी पढ़ी लिखी है, मगर यह भी अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दे तो घर में अतिरिक्त आय तो होगी ही, खाली समय में इधर उधर ताकने झांकने की आदत भी छूट जाएगी। धीरे धीरे स्वयं समझ जाएगी। सोचते हुए राजीव भावुकता में सीमा को गले लगाने के लिए उठा ही था कि सीमा चहक उठी। अरे यार, वह दीपक जी का किस्सा तो अधूरा ही रह गया। मैं समझ तो गई थी, पर आज पूरा राज खुल गया। खुद उनकी पत्नी मनीषा ने बताया लक्ष्मी को कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं तो एकांत पाने का यह उपाय खोजा है दीपक जी ने, कहकर सीमा ने ऐसी विजयी मुस्कान फेंकी मानो किला जीत लिया हो। किंतु सुनकर राजीव ने तो सिर थाम लिया अपना। उसने ऐसी पत्नी की भी कल्पना नहीं की थी। वह तो आज भी यही चाहता है कि उसकी सीमा परिवार के प्रति समर्पण भाव रखते हुए पास पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, उनके सुख दुख में शामिल हो, पर यह नामुमकिन था। नामुमकिन शब्द राजीव को हथौड़े सा लगा। भरपूर प्रयास करने पर तो हर समस्या का हल निकल जाता है, सोचकर राजीव को कुछ राहत मिली। उसने घड़ी देखी, 100 का वक्त हो चुका था, मगर आज सीमा के नाम से चिढ़ा था। राजीव घर ना जाकर एक रेस्टोरेंट में अकेला जा बैठा। छुट्टी होने की वजह से ज़्यादातर लोग बीवी बच्चों के संग थे। उसे अपना अकेलापन कांटे सा चुभा। बैठे या निकले सोच ही रहा था कि नज़रें कोने की टेबल पर पड़ते ही सकपका गया। उसके पड़ोसी दिनेश अपनी पत्नी और बेटी के संग बैठे खाने पीने में मशगूल थे। राजीव अभिलाषी नज़रों से क्षण भर उस परिवार को देखता रहे। राजीव और दिनेश एक ही संस्थान में तो हैं, साथ में पड़ोसी होने की वजह से बातचीत आना जाना भी है, मगर सीमा को दिनेश परिवार फूटी आंख नहीं सुहाता है। दिनेश की पत्नी रूपा से तो ढेरों शिकायतें हैं उसे कि क्या पता दिन भर घर में घुसे घुसे क्या करती रहती है। औरतों से भी मिलेगी तब भी एकदम औपचारिक। मजाल उसके अतरंग क्षणों का एक भी किस्सा कोई उगलवा सके, ऐसी बातों पर एकदम चुप। इसके विपरीत राजीव रूपा का काफ़ी सम्मान करता है। विवाह से पूर्व वे शिक्षिका थीं और आज एक सफल गृहिणी हैं, लेकिन सीमा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सीमा के खाली और शैतानी दिमाग से राजीव भीतर ही भीतर कुंठित हो चला था। इसीलिए दिनेश दंपति से नज़रें चुराता वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रात के 9 बज रहे थे, पर उसका मन घर जाने को नहीं कर रहा था। करीब 10 बजे घर पहुंचा ही था कि घंटी बजाते ही सीमा ने द्वार खोल प्रश्नों की झड़ी लगा दी। राजीव कुछ तय कर कर ही लौटा था, अतः चुपचाप कपड़े बदलता रहा। सीमा परेशान सी उसके आगे पीछे घूम रही थी।
जब कोई और प्रोग्राम था तो मुझे क्यों बहलाया कि शाम को पिक्चर चलेंगे। किसके साथ थे पूरी शाम? बस यूँ समझ लो कि रूपा जी के संग था पूरी शाम। सीमा उसे अवाक देखती रह गई। राजीव भी देख रहा था। वह अभी तक सजी सवरी कीमती साड़ी में ही थी। राजीव को अच्छा लगा उसे यूँ तैयार देखकर, पर स्वयं पर नियंत्रण रख वह सोफे पर बैठा। सीमा, तुमने ही तो रूपा के बारे में इतनी बातें बताई कि उन्हें पास से देखने का, यानी तुम्हारे मुताबिक उनके लटके झटके देखने का कई दिनों से बड़ा मन होने लगा था। आज मौका मिल गया तो क्यों छोड़ता। वे सभी उसी रेस्टोरेंट में थे। वाकई में तो उनकी सुखी व शालीनता भरी आंखों में खो गया। इतनी देर में उन्हीं के सामने ही मेज पर बैठा रहा, पर उन्हें अपने पति व बेटी से फुर्सत ही नहीं मिली अगल बगल ताकने झांकने की। मुझे ही क्या, उन्होंने तो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखा, अपने में ही मस्त व्यस्त। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। अरे कम से कम मुझे अकेला बैठा देख पूछती तो कि मैं अकेला क्यों, पर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं। पर मैंने खूब ध्यान से देखा उन्हें। रूपा साड़ी बड़ी खूबसूरती से बांधती है और साड़ी में भी लग बहुत अच्छी रही थी। राजीव की बातें सुन सीमा का मन रोने को हो आया। वह दूसरे कमरे में जाने लगी तो राजीव भी चल पड़ा। अब एकाध दिन मनीषा, अंजू, लक्ष्मी इन सबको भी नज़दीक से देखना है। जब सीमा की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नितांत एकांत क्षणों में उसके साथ होने के बावजूद राजीव पराई स्त्रियों के रूप श्रृंगार की बात कर सकता है। दूसरों के घर की आहट लेने में वह इतनी तल्लीन थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी इस हरकत पर कभी उसके ही घर में इतना बड़ा धमाका हो सकता है। आहटों से अनुमान लगाने में माहिर सीमा फूट फूट कर रो रही थी। अब रो गा कर क्या पास पड़ोस को इकट्ठा करोगी? रूपा से कुछ सबक लो। उन्हें तो उस रात दिनेश ने मारा था, फिर भी उफ तक नहीं की उन्होंने। राजीव ने सीमा को मनाने के बजाय उसी का सुनाया किस्सा उसे याद दिला दिया। उस रोज तो वह बिस्तर में ही था कि सीमा ने उसे यह खबर दी थी, गुड मॉर्निंग न्यूज़ की भांति। राजीव जानता था कि आज भी दिनेश को नाइट इंस्पेक्शन जाना है, मगर सीमा यूँ बता रही थी जैसे वह सब कुछ जानती हो। तुम सोते रहो, पता भी है कल रात को क्या हुआ। दिनेश साहब इंस्पेक्शन करके करीब 2 बजे रात को लौटे। मेरी नींद तो उनकी गाड़ी रुकते ही खुल गई। बेचारे खूब हॉर्न बजाते रहे, मगर घर में सन्नाटा। फिर देर तक घंटी बजाते रहे। मुझे तो लगता है मेरी क्या पूरे मोहल्ले की नींद खुल गई होगी। पर तुम्हारी रूपा पता नहीं कितनी गहरी नींद में थी, क्या कर रही थी। बड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मैंने दरार में से झांक कर देखा। दिनेश साहब दरवाजे में ही खूब नाराज़ हो रहे थे। फिर जब कुछ देर बाद मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से उनके बेडरूम की आहट ली तो दिनेश साहब की ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी और फिर मारने की आवाज़ें भी आई। क्या बकवास कर रही हो सुबह सुबह? राजीव की बात काटते हुए सीमा और ढिठाई से बोली। मैंने खुद अपने कानों से चांटे की स्पष्ट आवाज़ें सुनी हैं। खुल गई ना पोल तुम्हारी रूपा की। बड़े फिदा हूँ ना उसकी सलीके, सुघड़ता और शालीनता पर। राजीव उस रोज वाकई स्तब्ध रह गया था। यूँ वह सीमा की बातें कभी गंभीरता से नहीं लेता था, पर उस रोज मामला दिनेश दंपति का था। दिनेश दंपति जिन्हें वह काफ़ी मान सम्मान देता है, उन लोगों के बीच हाथापाई हो जाए चौंकाने वाली बात है। कोई भी सुसंस्कृत सभ्य पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, ऐसा कभी हो सकता है? और फिर दिनेश साहब तो अपनी पत्नी व बेटी पर न्यौछावर हैं। उस रोज इसी खलबली में ऑफिस पहुंचते ही मौका पाकर राजीव दिनेश जी के पास जा बैठा। चूंकि एकदम व्यक्तिगत प्रश्न था तो किया नहीं जा सकता था, इसीलिए ऑफिस, मौसम आदि की बातें करते हुए गर्मी की परेशानी का जिक्र निकाल भेद लेने का पहला प्रयास किया। एक बात है दिनेश साहब, गर्मी में नाइट ड्यूटी बढ़िया रहती है। अरे नहीं भाई, खुद की नींद खराब, फैमिली की नींद हराम। कल रात घर पहुंचा, परेशान हो गया। दिनेश की बात सुनते ही राजीव उछल पड़ा।
क्यों? क्या भाभी जी ने घर में घुसने नहीं दिया? ऐसा होता तो मुझे मंजूर था, पर वह भली मानस 1-1:30 बजे रात तक मेरा इंतज़ार करते पड़ती रही। थक कर उसकी झपकी लगी ही होगी कि मैं पहुंचा। दरवाज़ा देर से खुला तो घबरा ही गया था, क्योंकि बीपी की वजह से आजकल ज़्यादा ही परेशान है। उसे सही सलामत देखकर जान में जान आई। खुशी खुशी बेडरूम में पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देख बहुत गुस्सा आया माँ बेटी पर। बगैर मच्छरदानी लगाए दोनों सोते जागते मेरी राह देख रही थी। 10 मिनट तो कमरे में मच्छर मारने पड़े चटाचट। भाई बीवी बच्चे को मच्छर काटे, ऐसी ठंडक में काम करने से तो गर्मी उमस ही भले। दिनेश साहब की बातें सुन राजीव पर घड़ों पानी पड़ गया। सीमा की सोच और अनुमान के आधार पर गढ़े किस्से पर उसे शर्मिंदगी महसूस होनी ही थी। सीमा से वह इतना विरक्त हो चला था कि ऑफिस से आकर उसने बताई तक नहीं यह बात, पर आज बताना ही पड़ा उस मारपीट का रहस्य। सुनकर सीमा हतप्रभ सी राजीव को देखती रह गई। वह क्या जवाब देती और किस मुंह से देती? राजीव एक ही प्रश्न बार बार दोहराए जा रहा था। अरे, जो आदमी अपनी पत्नी और बिटिया को मच्छर का काटना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह अपने हाथों से उन्हें चांटे मारेगा? बोलो सीमा, मार सकता है? सीमा अवाक थी। पूरे वातावरण में सन्नाटा पसर गया। दूर दूर तक उसे कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। उसे पति द्वारा दिखाए गए आईने में अपनी छवि दिख वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह पास पड़ोस की ताक झांक छोड़कर अपने घर की साथ संभाल ही पर ध्यान देगी। कुछ दिन तक तो सीमा अपने मन को मारने में कामयाब रही, पर फिर पुनः उसी राह पर चल पड़ी। जो ही पति एवं बच्चे घर से निकलते, वह उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाने के बहाने एक सरसरी निगाह कॉलोनी के छोर तक डाल ही लेती। उसकी ताक झांक की आदत को इस दिवाली पर एक और सुविधा भी मिल गई। दिवाली पर इस बार उन्हें 2 गुना बोनस मिलने से खरीदारी का जोश भी ज़्यादा था। राजीव और सीमा दोनों ने जमकर खरीदारी की। ड्राइंग रूम की सजावट पर उन्होंने विशेष ध्यान रखा। सोफ़ा कवर, कुशन, बेडशीट्स तो नए खरीदे ही। सीमा ने स्टोर पर जैसे ही नेट के पर्दे देखे, वह लुभावने पर्दों पर मर मिटी और पर्दों का पूरा सेट ले आई। दिवाली पर जिसने उसके घर की सजावट देखी, तारीफ की। सीमा तो तारीफ सुनकर 7वें आसमान पर थी। एक खासियत यह थी कि अब सीमा को सड़क का नज़ारा या पड़ोसियों के गेट की आहट लेने के लिए दरवाजे खिड़की की आड़ में छिप छिप कर उचक उचक कर देखने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि अब खिड़की दरवाजों पर जालीदार पर्दे जो डले थे। इन पर्दों के पीछे खड़े होकर वह आराम से बाहर देख सकती थी, किंतु बाहर के व्यक्ति को भनक भी नहीं मिल पाती कि पर्दे की आड़ में खड़ा कोई उन पर निगरानी कर रहा है। हाँ, सीमा को इन पर्दों से रात को थोड़ी असुविधा होती थी, क्योंकि शाम को लाइट जलते ही बाहर से उसके घर के अंदर का दृश्य स्पष्ट हो जाता था। इसीलिए शाम होते ही वह पर्दे भी सरका लेती। शाम को उसे ताक झांक की फुर्सत कम ही मिल पाती। खाना पकाना, बच्चे और राजीव उसे पूरी तरह व्यस्त कर देते। मगर सुबह होते ही वही दिनचर्या। घर के काम को ब्रेक देकर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी जानकारी से अपडेट रहती। कल ही सीमा सब्जी काटने के बहाने खिड़की के सामने रखी कुर्सी पर बैठी बाहर भी नज़र डालती जा रही थी। तभी उसका ध्यान एक करकर से हॉर्न से भंग हुआ। चौकन्नी तो वह तब हुई जब उसे रमेश साहब के घर का गेट खुलने की आवाज़ आई। सीमा तुरंत खड़ी होकर झांकने लगी कि इतनी दोपहरी में ऐसी खटारा मोटरसाइकिल से कौन आया है। सीमा ने देखा लड़के गेट खुला छोड़कर बजाय कॉलबेल बजाने के रमेश साहब के कमरे की खुली खिड़की की तरफ आए और देखते ही देखते खिड़की पर चढ़े और अंदर कमरे में कूद गए। दृश्य देखकर सीमा के हाथ पैर फूल गए। पल भर में न्यूज़पेपर, टीवी में पढ़ी देखी लूट की सैकड़ों वारदातें उसके दिमाग में घूम गई। सीमा अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त शर्मिला घर में बिल्कुल अकेली होती हैं। रमेश साहब तो बैंक से लेट ही आते हैं। दोनों बेटे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह सब सोचने में सीमा को क्षण भर लगा। अगले ही पल अगल बगल
दो चारों घरों में मोबाइल पर जानकारी देते हुए दरवाजे पर ताला मारकर वह रमेश साहब के घर की ओर दौड़ी। सीमा का अनुमान सच निकला। शर्मिला की चीखने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। सीमा ने उनके द्वार पर लगी कॉल बेल लगातार बजानी शुरू कर दी। तब तक पास पड़ोस में काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी थी, मगर पुलिस के आने से पूर्व ही लोगों ने खिड़की फांद कर भागते चोरों को धर दबोचा। भीड़ ने उनकी मोटरसाइकिल भी गिरा दी और उस पर कब्जा कर लिया। शर्मिला ने दरवाज़ा खोला। तीनों लड़के उनसे चाबियां मांगते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तीनों के पास चाकू थे और उन्हें घर के बारे में पूरी जानकारी थी। सीमा, आज तुमने मेरा घर लूटने से बचा लिया। ये लुटेरे तो मुझे मार ही डालते। कहते हुए शर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। पूरी कॉलोनी के लोग सीमा की प्रशंसा कर रहे थे। आहट से अनुमान लगाने की जिस आदत पर वह कई बार राजीव से डांट खाकर अपमानित हो चुकी थी, आज उसकी इसी आदत ने रमेश साहब का परिवार बचा लिया था। महिला इंस्पेक्टर ने भी सीमा को शाबाशी देते हुए सभी महिलाओं से अपील की कि यह बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जागरूक रहकर न सिर्फ अपने घर का बल्कि अपने पास पड़ोस का भी ख्याल रखें और जब भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखें उस पर कड़ी नज़र रखकर उचित कदम उठाने से ना घबराएं। एक दूसरे को जानकारी जरूर दें। शाम को घर आने से पूर्व ही राजीव को बाहर ही सीमा की बहादुरी एवं समझबूझ का किस्सा सुनने को मिल गया। राजीव मुस्कुराते हुए घर में आया और आते ही सीमा को गले से लगा लिया। सीमा, आहटों से अनुमान लगाने की तुम्हारी इस विशेषता का तो आज मैं भी कायल हो गया। सुनकर सीमा छिटक गई। रुबासी होकर बोली, आज भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं, आज मुझे वाकई तुम्हारी इस आदत से खुशी मिली, लेकिन भविष्य की सोच कर चिंतित हूँ कि अब तुम रोज ही नया किस्सा सुनाओगी तो मैं भी उफ नहीं कर सकूँगा। अब तुम्हारी विशेषता की धाक जो जम गई है। कहते हुए राजीव ने सीमा को फिर से गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सब का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, इसी कामना के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।